बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्ट्रक्चर एनालिसिस एसेंशियल। इस लेक्चर में आज हम देखेंगे काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी और डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी को हम डी के से ज़ाहिर करते हैं और इसको यानी इसका जो दूसरा नाम है उसको हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी ये एक अप्रोच है डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए, यानी हम स्टार्ट यहाँ से करते हैं, डी के को फाइंड आउट करके करते हैं। देखिए बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर एनालिसिस के दो जो हैं वो बड़े मेथड हैं। एक को हम कहते हैं फोर्स मेथड और दूसरा है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट मेथड। फोर्स मेथड आपको पता है, इसको हम डिटेल में कवर भी कर चुके हैं, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड। और ये फ्लेक्सिबिलिटी मेथड जो होता था ये बेस्ड ऑन डीएस होता था, यानी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी। ठीक है, और आगे चल के देखते हैं कि ये किस पे बेस करता था। और जो डिस्प्लेसमेंट मेथड है उसमें आपके पास जो मेथड है वो है स्लोप डिफ्लेक्शन का है, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का है और स्टिफनेस है। ठीक है, बेसिकली स्लोप डिफ्लेक्शन स्टिफनेस की बेसिक्स हैं। ये स्लोप डिफ्लेक्शन जो है ये स्टिफनेस की बेसिक्स हैं। ठीक है, फिर स्टिफनेस एक वॉस मेथड है। ई टैप बेसिकली आपके इस मेथड को कवर करता है, इस स्टिफनेस मेथड को। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट मेथड जो है वो दैट इज़ बेस्ड ऑन डी के। तो हम डिस्प्लेसमेंट मेथड को शुरू करने से पहले इस डी के को समझेंगे कि ये क्या चीज़ है, डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी। ठीक है, सर आपको मैंने बताया फोर्स मेथड इज़ बेस्ड ऑन डीएस, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी, एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड इज़ बेस्ड ऑन डी के विच इज़ द काइनेमेटिक डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी। अब बेसिकली डीएस जो था वो फार्मूलेशन बेस्ड ऑन फोर्सेस, यानी आप ये फाइंड आउट करते थे और कुछ r-3 करते थे। जिस तरह इस केस में चलें, अगर r ये हैं तो 2 डिग्री इंडिटरमिनेट आ गया। ठीक है, जबकि डी के फार्मूलेशन बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट्स, तो ये क्या है इसको अब डिटेल से देखते हैं, एग्जांपल्स हम इसी लेक्चर्स में देखते हैं। ठीक है, तो अब ये है कि डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी और DOF, या जिसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहते हैं। बेसिकली ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ अननोन मूवमेंट, यानी आपके स्ट्रक्चर पे जब लोड आएगा तो ये कहाँ कहाँ से मूव करेगा, रोटेट करेगा, ट्रांसलेट करेगा। तो इस डी के में कोई भी फोर्सेस का हम मतलब अननोन नहीं लेते। इसमें जो मेन हमारे पास अननोन्स होती हैं वो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं। ठीक है, यानी अननोन जो मेन होती हैं वो डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स नेसेसरी टू डिस्क्राइब द डिफॉर्म शेप ऑफ ए स्ट्रक्चर। तो ये बेसिकली आपका क्या है। अब आगे एग्जांपल करते हैं तो आपको थोड़ा सा ये क्लियर हो जाएगा। हम शुरू करते हैं ट्रस से, फिर बीम पे जाएंगे और फिर फ्रेम पे जाएंगे। तो जिस तरह आपको मैंने कहा नंबर ऑफ अननोन मूवमेंट्स, इसमें आपके पास कुछ मूवमेंट्स नोन भी हैं। इस एग्जांपल में आपके पास कुछ मूवमेंट्स नोन भी हैं। ठीक है, तो देखें आपका जो है ट्रस का जो जॉइंट है, जब इस पे लोड आएगा तो या तो ये एक्स में मूव कर सकता है या ये वाई में मूव कर सकता है। इस तरह ये जो सपोर्ट है ये सिर्फ एक्स में मूव कर सकता है, यानी इस वक्त इसकी जो डी के है दैट इज इक्वल टू 3 डिग्री, 1 2 3। तो दीज आर द अननोन डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक है, जबकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ये दैट इज इक्वल टू 0, तो ये हमें पता है ये किस्म की नॉन डिस्प्लेसमेंट्स हैं। ठीक है, ये वर्टिकल में मूव नहीं कर सकता, तो ये हमें पता है। ये हिंज सपोर्ट हॉरिजेंटली मूव नहीं कर सकता, तो ये जो जहाँ पे मैंने 0 0 लिखा हुआ है इसका मतलब है कि दीज आर द नॉन डिस्प्लेसमेंट, वाइल डी के इज़ द नंबर ऑफ अननोन डिस्प्लेसमेंट। तो ये अननोन डिस्प्लेसमेंट है। हम ये जब डिस्प्लेसमेंट निकाल देंगे फिर इसके बाद इसके साथ हम जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारा डी के आ जाएगा, अननोन डिस्प्लेसमेंट। ये इसकी थोड़ी सी जर्नल फार्मूलेशन करते हैं कि अगर आपके पास ये जॉइंट्स हों, इफ़ जे आर द नंबर ऑफ जॉइंट, तो ट्रस के केस में हर जॉइंट सिर्फ
दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या एक्स या वाई, यानी या डेल एक्स होगा या डेल वाई होगा। ठीक है, डेल को हम मतलब ट्रांसलेशन के टर्म में यूज़ करते हैं, जबकि थीटा को हम रोटेशन की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो डी के इज इक्वल टू 2J। अब डेफिनेटली कोई स्ट्रक्चर जो होगा उस पर तो कुछ सपोर्ट दैट विल बी सपोर्टेड ऑन सम सपोर्ट्स, मतलब दैट विल बी स्टैंड ऑन सम सपोर्ट। तो उस सपोर्ट के जो वो हैं रिस्ट्रिक्शंस हैं, बेसिकली जो रिस्ट्रेंट्स हैं, रिस्ट्रेंट्स हैं, वो आपकी नॉन डिफॉर्मेशंस होती हैं या नॉन डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो ये अब आर नॉर्मली आप इसको फोर्स के मानी में लेते हैं, लेकिन ये वो फोर्सेस नहीं है, बल्कि ये जो आर है ये वो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं जो आपको नोन हैं। ठीक है, तो इस तरह ये आपका हो जाएगा, ये आपको नोन है, ये आपको नोन है और ये नोन है। तो अगर हम इन सपोर्ट को फ़िलहाल इग्नोर कर दें तो आप देखें 2J से क्या आएगा, आपके पास जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 जॉइंट्स हैं, तो ये आपके पास 2 × 3 यानी 6 आ जाएगा। ठीक है, टोटल जो है, लेकिन हमने इसको कैलकुलेट भी किया है, ये है 3 डिग्री ऑफ स्टैटिक काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी इसकी 3 है, तो वो कैसे माइनस, तो ये बेसिकली अननोन डिस्प्लेसमेंट माइनस नोन डिस्प्लेसमेंट, ये 2 जो हैं 2J जो हैं दीज आर द अननोन डिस्प्लेसमेंट, माइनस R इज़ द नोन डिस्प्लेसमेंट, वो आपके पास है 1 2 3, तो यहाँ पे आप 3 लिख दें, यू विल गेट 3। तो नॉर्मली हम जो है ये फार्मूले इतने ज़्यादा नहीं यूज़ करते, बल्कि हम स्ट्रक्चर को देख के, उसके सपोर्ट्स को देख के हम मैनुअली इसको काउंट कर लेते हैं। ठीक है, नॉर्मली हम ज़्यादातर ये फार्मूलेशन यूज़ नहीं करते, बहरहाल मैंने आपको बता दिया है। इस तरह कुछ और भी हैं। अच्छा, इस पिछले एग्ज़ाम्पल में एक जो इम्पोर्टेंट आपसे बात डिस्कस करनी है वो ये है कि अगर हमारे पास इस किस्म का कोई प्रॉब्लम आ जाए और आपसे कोई कहे कि इस स्ट्रक्चर को एनालाइज करना है, तो आप इस स्ट्रक्चर की DS को फाइंड आउट करें और इसके DK को भी फाइंड आउट करें। देखिए, ये एक बेसिकली एक डिटर्मिनेट्रस है, इसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी जो है इस वक्त वो 0 है। ठीक है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी इसकी 0 है, जबकि इसकी डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी 3 है। इसका मतलब क्या है, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी 0 का मतलब है कि आपको कोई एक्स्ट्रा इक्वेशन रिक्वायर्ड ही नहीं है, आप अवेलेबल इक्वेशन जो 3 हैं उससे काम चला लेंगे, तो जल्दी जल्दी आपकी फार्मूलेशन हो जाएगी। मतलब आप इसको अगर फोर्स मेथड से सॉल्व करें इस ट्रक्स को तो आपका टाइम कम लग जाएगा। अगर आप इसको डिस्प्लेसमेंट मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको 3 इक्वेशन यानी काफ़ी काम करना पड़ेगा आपको। तो टाइम के हवाले से आपने इन दोनों को चेक करना है, वो फिर देखना है कि मैंने फोर्स मेथड चूज़ करना है या मैंने डिस्प्लेसमेंट मेथड्स को चूज़ करना है। ये उस वक्त है कि जब आप कोई डिज़ाइनर बन जाएं, आप ऑफिस में हो और इस किस्म की आपके पास कोई छोटी मोटी कोई स्ट्रक्चर आ जाए और आप कहते हैं कि मैं इसकी कुछ वेरिफिकेशन करता हूँ, या साइट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप जल्दी री एनालिसिस करते हैं, तो उसके लिए जो है वो ये है। ठीक है, बाकी तो ई-टैब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी ई-टैब। ठीक है, वो DS पे बेस नहीं करता। अब ये है, यहाँ हम फॉर्मूलेशन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली इसको काउंट करते हैं, यानी ये एक जॉइंट है, ये इस तरह मूव कर सकता है, ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, यानी हर जॉइंट जो है वो 2 डायरेक्शन में आपका मूव कर सकता है। ठीक है, अच्छा, ये रोलर सपोर्ट है, ये सिर्फ हॉरिजेंटली मूव करेगा। ठीक है, और ये अब जो हैं दीज आर द नॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये वर्टिकल जो हैं ये हमें पता है कि इनकी डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो आप बस जहाँ पे ये एरो हैं इनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी जो DK है दैट इज़ 8, DK इज इक्वल टू 8 डिग्री, मतलब आपको 8 इक्वेशंस रिक्वायर्ड हैं। अच्छा, इस इक्वेशन से भी रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जब हम DS को यूज़ करते थे तो हम
कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशंस हमें रिक्वायर्ड होती थी, यानी जितनी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी होती थी उतनी हमें कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन रिक्वायर्ड थी। डी के में थोड़ा सा मुख्तलिफ है, डी के जितना होगा इसका मतलब है कि इतनी कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन नहीं, बल्कि इतनी equilibrium basically these are the joint equilibrium equation, यानी इतनी आपको joint equilibrium equation required है। ठीक है, वो आगे जब हम questions करेंगे तो फिर आपको इस point की आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि इसकी क्या है। अच्छा, ये वाला जो है दिस इज़ नॉट द जॉइंट, ठीक है, ये जस्ट आपके मेंबर ओवरलैप हो रहे हैं अनटिल कि हम इसको ऐसे कुछ मेंशन करें और यहाँ पे लिख दें कि दिस इज़ द जॉइंट। ठीक है, नॉर्मली अगर इस तरह ना मेंशन किया हो तो दिस इज़ जस्ट ए ओवरलैप। अब ये पॉइंट मूव कर सकता है, ठीक है, ये वाला पॉइंट इस साइड पे और ऊपर मूव कर सकता है एंड दिस, तो इसकी डी के जो है दैट इज़ 5 डिग्री। तो इस स्ट्रक्चर की जो डी के है दैट इज़ 5 डिग्री, यानी आपको 5 इक्विलिब्रियम इक्वेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो डी एस तो हम वैसे भी फोर्स मेथड में, तो फोर्स मेथड में हम कॉम्पिटिबिलिटी इक्वेशन यूज़ करते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट मेथड में हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज़ करते हैं, जॉइंट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, बीम के लिए आप कर दें इसको 1D। अच्छा, अब यहाँ पे है कि तो ये नहीं है उसमें ट्रस में तो सिर्फ हमने डेल्टा लिया, यानी इस किस्म का और इस किस्म का। अब बीम में जो है वो रोटेशन भी आ सकती है, यानी थीटा भी आ सकता है, थीटा भी अननोन हो सकता है। तो ये अगर ए पॉइंट है, दिस इज़ बी पॉइंट, दिस इज़ सी पॉइंट, तो आपके पास जो इसकी है यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिस इज़ 5 डिग्री, यहाँ पे ये रोटेट कर सकता है, ये रोटेट कर सकता है, ये मूव कर सकता है, मूव कर सकता है, रोटेट कर सकता है, तो 5 डिग्री है। आप इसको नाम भी दे सकते हैं कि थीटा ए, थीटा बी, थीटा सी, डेल्टा बी एंड डेल्टा सी। तो ये वो 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम्स हैं जो कि आपके पास अननोन्स हैं। ठीक है, जबकि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हैं दीज आर नोन, ये जो हैं जिनके ऊपर मैं क्रॉस लगा रहा हूँ और ये ज़ीरो लगा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो चीज़ें हैं। अच्छा, अब नॉर्मली हम बीम में जब सॉल्व करेंगे तो हम इसको 5 नहीं लेंगे, बल्कि इसको हम डी के इज इक्वल टू 3 से हमारी काफ़ी अच्छी भली हम जो है वो इसकी एक्यूरेसी को जो है वो हम कैप्चर कर लेंगे। अगर हम ये वाली दो जो हैं वो इसको इग्नोर भी कर दें तो कोई नहीं है, क्योंकि नॉर्मली बीम पे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लोड होता है। ठीक है, आल दो के अर्थक्वेक की वजह से इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल होगा और तब आपको उसको कंसिडर करना होगा। अब वो डिपेंड करता है डी के कि आप स्टैटिक एनालिसिस करते हैं या डायनेमिक एनालिसिस करते हैं, तो इस पर भी थोड़ी सी चीज़ें डिपेंड करेंगी। वो आगे चल के मैं आपको फ्रेम में जो है वो डिटेल से समझाता हूँ इसमें। तो अब रिजिड जॉइंट फ्रेम को हम डिस्कस करेंगे और एक हम करेंगे हाइब्रिड फ्रेम को। हाइब्रिड फ्रेम वो होते हैं कि जिनमें आपके पास कुछ जॉइंट्स जो हों वो रिजिड हों। ये आपको मैंने पहचान बताई थी, ये ट्राइंगल वाली कैसे हो, और यहाँ पे ऐसे सॉलिड हो, तो इसका मतलब है रिजिड जॉइंट। यानी इस बीम के जो सरिये मरिए हैं वो ऐसे आए हुए हैं और इस कॉलम के सरिये जो हैं वो ऐसे बीम, यानी ये एक किस्म का रिजिड जॉइंट है। तो ऐसा फ्रेम जिसमें रिजिड जॉइंट भी हो और पिन कनेक्शन भी हो, यानी मतलब फ्री हो, ये कोई वॉल हो आपके पास तो उसके ऊपर कोई बीम पड़ा हो, यानी मोनोलिथिक ना हो, तो ये है। तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम का चेंज है एज़ कंपेयर टू रिजिड जॉइंट। रिजिड जॉइंट हमेशा याद रखें, रिजिड जॉइंट की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रिजिड जॉइंट की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज़ 3 डिग्री। कौन सी? यानी हर जॉइंट जो है वो रोटेट भी कर सकता है, एक्स में मूव कर सकता है, और डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई एंड थीटा जी बेसिकली। ठीक है, यानी अगर ये एक्स है ये वाई है तो ये जी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो ये हर जो रिजिड फ्रेम है उसका जो हर वो है वो मतलब 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी है। ठीक है, तो इसकी अगर हम फॉर्मूलेशन कर लें, इफ़ जे आर द नंबर ऑफ जॉइंट और हर जॉइंट 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है, तो ये है। तो ये तो वो हो गई अननोन डिस्प्लेसमेंट। अब माइनस सपोर्ट्स को भी आप देखें,
अच्छा, ये जो मैंने लगाया हुआ है ये रोटेट नहीं कर सकता, बल्कि इधर हमें पता है कि ये तमाम जो रोटेशन हैं या ट्रांसलेशंस हैं, दीज आर ज़ीरो, यानी दीज आर बेसिकली नॉन डिस्प्लेसमेंट। तो जिस तरह हम डी एस में अननोन फोर्सेस को लेते थे माइनस अवेलेबल इक्वेशन लेते थे, ठीक है, तो वो तो फोर्सेस थी और इक्वेशन था। अब इसमें हम अननोन डिस्प्लेसमेंट लेंगे माइनस नॉन डिस्प्लेसमेंट, यानी आर यहाँ पे आप ले लेंगे। तो यहाँ पे हम देखें यही दो जॉइंट्स हैं, तो 1 2 3 1 2 3। तो नॉर्मली बाय मैनुअल कैलकुलेशन से इसकी डी के जो है वो 6 डिग्री आ रही है। हम फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं। तो अगर हम इस सपोर्ट को इग्नोर कर दें तो कितने जॉइंट बन जाएंगे आपके पास? 1 2 3 4। तो 4 3 ज़ार 12 माइनस। अब देखें ये जो फिक्स सपोर्ट की 3 डिग्री, अब ये याद रखें कि फिक्स सपोर्ट की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो ज़ीरो है, ठीक है। दिस इज़ द DOF। इस तरह हिंज सपोर्ट की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 1 डिग्री, और रोलर की जो है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2, सॉरी रोलर, यानी हिंज आपका सिर्फ रोटेट कर सकता है, एक्स और वाई में मूव नहीं कर सकता। तो फिर हम जाते हैं, अब आप थोड़ा सा ये डिग्री ऑफ फ्रीडम का देखें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम और काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी, दिस इज़ द टोटल नंबर ऑफ अननोन मूवमेंट्स, ठीक है। इसमें फोर्सेस का कोई चक्कर नहीं है। तो फिक्स सपोर्ट्स में सारे ना एक्स में मूव कर सकता है, ना वाई में, ना रोटेट कर सकता है, तो इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़ीरो हो गई, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम तो अननोन डिस्प्लेसमेंट्स हैं, तो इसमें तो हमें सारे डिस्प्लेसमेंट्स का पता है, तो ये तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ना हुआ, ठीक है। इसमें हमें रोटेशंस का नहीं पता, इसमें एक्स और रोटेशन का हमें नहीं पता होता, दैट्स वाई दिस इज़ 2। तो अब फिक्स सपोर्ट है, इसकी बेसिकली इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़ीरो है, या इसकी जो नॉन डिस्प्लेसमेंट है वो आप यानी वाइस वर्सा इसको आप 3 ले सकते हैं। तो 3 इस सपोर्ट पे और 3 इस सपोर्ट पे, तो ये 6 आ जाएंगी। सो दैट इज़ इक्वल टू 6 डिग्री। तो ये जो हमने मैनुअली इसको किया था, तो ये जो चीज़ें हैं इस तरह आप इसको DK को फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब वही आपको मैंने बताया था, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ एनालिसिस, यानी स्टैटिक और डायनामिक, तो आप इसमें कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम का ख़ात्मा कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, वो अभी थोड़ा सा देखते हैं। वो ऐसे कि हमने इसकी DK तो निकाल ली 6 डिग्री, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक टर्म को यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं कंडीशंस ऑफ इनएक्सटेंसिबिलिटी, इनएक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है। इनएक्सटेंसिबिलिटी ऑफ व्हाट? ऑफ कॉलम एंड बीम। एक ये कंडीशन यूज करते हैं हम, और साथ में हम एक और कंडीशंस यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं कॉम्पेटिबिलिटी, कंडीशन, ठीक है। वो क्या है? इन दोनों की वजह से हम इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को ख़त्म कर सकते हैं। देखिए, डायनेमिक एनालिसिस के लिए यानी अर्थक्वेक के लिए इन डिग्री ऑफ फ्रीडम को, ये जो रोटेशंस हैं, ठीक है, इनको हम नॉर्मली कंसिडर नहीं करते, क्योंकि इनको इतना ज़्यादा जो मैस है वो असाइन नहीं हुआ था, तो वो इनर्शियल फोर्सेस कुछ ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होती। अगर आप उसको निगलेक्ट भी कर दें तो आपके एनालिसिस में इतना कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर डायनेमिक एनालिसिस के लिए आप करें तो इसकी हम ये वाली ख़त्म कर देंगे।
अब रह गई ये, इस पर हम ये इनएक्सटेंसिबिलिटी की कंडीशन कि कॉलम में जो इलास्टिक शॉर्टनिंग है, यानी ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वर्टिकल वर्टिकल, इसको हम कर देंगे ख़त्म कि ये कितना कॉलम जो है वो कितनी कॉलम में एक्सियल, क्योंकि आप देखें आपका जो अर्थक्वेक में रिस्पॉन्स होता है मेनली बिल्डिंग का वो इस किस्म का, यानी हॉरिजेंटली जो है वो मेन रिस्पॉन्स, आपका सारा इनर्शियल मास जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, ना कि इस डायरेक्शन में वर्टिकली में। ठीक है, आल दो कि अर्थक्वेक का वर्टिकल कंपोनेंट होता है लेकिन हम इसको कंसिडर नहीं करते। तो मेनली अब ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रह गई है। अब इसमें से भी आप एक को ख़त्म कर सकते हैं, उस पे ये कॉम्पिटिबिलिटी कंडीशन लगा के वो आप ये कहते हैं कि जितना पॉइंट, ये वाला पॉइंट जितना मूव होगा, यानी लेट सपोज अर्थक्वेक में ये यहाँ पे मूव हो गया, यानी ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो आप कहते हैं कि ये भी फिर उतना ही इधर जाएगा। ठीक है, फिर इस तरह कुछ, तो इसमें फिर 2 को कंसिडर करने की ज़रूरत क्या है? अगर आपको ये पता लग गया तो ये भी आपको पता लग गया। अब अगर आप देखें, अब ये देखें 6 डिग्री से हम कहाँ आ गए? 1 डिग्री पे। ठीक है, 6 डिग्री से हम 1 डिग्री पे आ गए, लेकिन ये सिर्फ डायनेमिक एनालिसिस के लिए। ठीक, अगर आपने वर्टिकल लोड एनालिसिस करना है, यानी ग्रेविटी लोड एनालिसिस, तो उसके लिए फिर क्या है, उस पे भी हम फिर कुछ कंडीशंस लगाते हैं। वो ये है कि आप कहते हैं कि चले ये रोटेट कर सकता है, अब उसमें तो आएंगी, ये रोटेट कर सकता है और ये भी कर सकता है। चले ये अब ग्रेविटी के लिए हो गया और ये वाला आपका डायनेमिक का आ गया। ठीक है, हम ये वर्टिकल जो है वो ग्रेविटी लोड में भी इग्नोर कर देते हैं कि कॉलम की कितनी इलास्टिक शॉर्टनिंग हो जाएगी, कुछ ज़्यादा तो नहीं होगी। ठीक है, थोड़ी बहुत होगी, लेकिन इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, हम इससे हमारे एनालिसिस के रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिससे काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है तो फिर आपको ये वाली जो है वो ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का जो है वो ये पूरा आ गया आपको। तो ये है इन एक्सटेंसिबिलिटी कंडीशन एंड कॉम्पिटिबिलिटी कंडीशंस। अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो होते हैं जिसपे आपके रिजिड कनेक्शंस भी हों और पिन कनेक्शंस भी हों, या जिसे हम हिंज कहते हैं। ठीक है, अब ये हिंज हमने डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी में भी पढ़ी थी, और हमने वहाँ पढ़ा था कि जितनी भी किसी स्ट्रक्चर की डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी होगी, लेट सपोज किसी स्ट्रक्चर की 3 होगी, तो अगर एक हिंज होगा तो ये आपने इससे माइनस कर देना है और यहाँ पे आपकी 2 आ जाएगी। यानी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटर्मिनेंसी में हिंज आपकी डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेंसी को कम करता था, यहाँ उल्ट है। अब जो है वो हिंज आपकी काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी को बढ़ा देगा। वो कैसे? अच्छा, ये यहाँ पे जो रोटेशंस होंगी उनको आप कहेंगे जॉइंट रोटेशन, जॉइंट रोटेशन। जबकि यहाँ जो होंगी, देखें ये अब ये एक अलग मेंबर है, ये एक अलग मेंबर है, इसकी जो रोटेशंस होंगी उसको हम कहेंगे मेंबर इंड, मेंबर इंड्स रोटेशन। नाउ दिस इज नॉट द जॉइंट रोटेशन, जॉइंट रोटेशन एक होगी। जब आप करेंगे बात मेंबर इंड रोटेशंस की तो फिर वो आपकी 2 होंगी, यानी इसकी स्टिफनेस अलग होगी, इसकी स्टिफनेस अलग होगी, ये अलग कोई रोटेट करेगा, दिस इज समथिंग एल्स। ठीक है, तो डी के इन ए फॉर्म ऑफ हिंज ये आपकी डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी को बढ़ा देता है। लेट सपोज अगर इसी फ्रेम को हम लें कि ये एक रिजिड फ्रेम है जिसकी हमने
अगर आप ये डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करें, ये काउंट करें और ये काउंट करें, तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है दैट इज़ 3, ठीक है। लेकिन इस स्ट्रक्चर की ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है, इसकी आपने कौन कौन सी डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करनी है? एक ये काउंट कर लें, 2 ये हो गई, एक ये हो गई। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इस वाइट कलर वाले फ्रेम की, इसकी डी के है 4 डिग्री, जबकि इसके इक्विवेलेंट लेटरल जो रिजिड जॉइंट फ्रेम है कि ये जॉइंट भी रिजिड हो और ये भी रिजिड हो, क्योंकि ये वाला रोटेशन जो होगी जॉइंट रोटेशन होगी, ये भी जॉइंट रोटेशन, यहाँ पे मेंबर एंड रोटेशंस होंगे। तो इसकी 3 और इसकी 4, तो ये आपकी एक डिग्री को बढ़ा देता है। तो ये वो उस डी एस के थोड़ा सा अपोजिट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेंसी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशंस की कुछ बेसिक्स देखेंगे और फिर आगे उसको फॉर्मुलेट भी करेंगे और एग्जांपल्स वगैरह जो हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।